Hello guys, welcome to my YouTube channel Akashdeep. If you are new in my channel, please subscribe and hit the bell icon for notification. And don't forget to like and share with your friends. Today topic is class 8th NCERT summary chapter 5. So let's start. Chapter 5 is When People Rebel 1857 and After. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सिपाही और प्रिजन ताकत इकट्ठा करने के लिए ये विद्रोह 1857 में नॉर्थ इंडिया के प्लेन मैदानों में फैल गया था। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में बताया था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों और किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और सिपाहियों सब तरह से असर पड़े। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के लिए हित में नहीं होती हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कि नवाब लॉस्ट देयर पावर्स। मिड 18th सेंचुरी से ही राजाओं और नवाबों की जो पावर थी ख़त्म होती जा रही थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ख़त्म होते जा रहे थे। बहुत सारे जो उनके राजाओं के दरबार होते हैं वहाँ पे रेजिडेंट तैनात कर दिए गए और स्थानीय शासकों की फ्रीडम वहाँ पे घटती जा रही थी और सेनाओं को ख़त्म कर दिया गया और उनके रेवेन्यू के राइट्स व इलाके एकाएक छीनते जा रहे थे। इसके मद्देनज़र बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के से बातचीत भी की। उदाहरण के लिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके जो अडॉप्ट किया हुआ जो इनका सन था उसको राजा मान ले। और जो दूसरा है पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की टेरिटरी अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि टेरिटरी का शासन ठीक तरीके से नहीं चला जा रहा था, इसलिए ब्रिटिश कंपनी को इंश्योर करता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कंपनी ने मुग़ल शासन को ख़त्म करने के लिए पूरा प्लान बना लिया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में और कहीं बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो नए गवर्नर जनरल बने, उन्होंने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल प्रिंस के रूप में मान्यता दी जाएगी। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से जो मनी लेंडर्स के जो कर्ज लिए हुए थे, उनके कारण उनकी जो जनरेशन से जो ज़मीनें उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले जो इंडियन सिपाही थे, उनके बीच एक अनहैप्पी होने की एक अपनी वजह थी। वे अपने सैलरी अलाउंस और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी उनके कारण वे परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र को पार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से कोई एतराज़ नहीं था, पर सरकार को हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवारों को गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया।
रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व प्रॉपर्टी जुटाने के लिए छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले से ही जैसा ही चल रहा था वैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय भी थे, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के बदलाव चाहते थे। उस सुधारों ए म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियंस। शासक और प्रजा के बीच स्ट्रगल की कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रगल इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को एक होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 8 मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के बहुत सारे लोग विद्रोही तिब्बरों के साथ उड़ खड़े हुए हैं। लोग मानते हैं कि 19वीं सेंचुरी में कॉलोनाइज के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष हुआ था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं द बैटल इन कैवलरी लाइंस। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात भर चला था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ पर तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, मतलब कि काऊ एंड स्वाइन की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जो 1805 सिपाहियों को नौकरी से उसमें निकाल दिया गया। उन्होंने अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दे दी गई उनको, और यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे अन्य सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों की इमारतों व प्रॉपर्टीज़ को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर के देश का शासन सौंपना चाहते थे। ईस्ट एम्पायर को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। द रेबेलियन स्प्रेड्स। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है
यह खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, नाना साहब, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बादशाह बहादुर शाह सफ़र के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि विद्रोह फैल जाने के बाद छावनियों में अंग्रेज़ अफसरों को मारा जाने लगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है लाल किला और लेफ्ट हैंड साइड पर सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था, उसको ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोही पर हमला करते हुए। द कंपनी फाइट्स बैक। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मरवा दी गई। अब बहादुर शाह को और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह सफ़र ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे और बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी और मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ के कब्जे में चला गया। जून 1858 में ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ के फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या तोपे जो मिडल इंडिया के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोही का उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोग विद्रोही का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। और विद्रोह के बाद के साल में अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। पहला जो था 1858 में नया कानून पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारत के मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इफ़ यू न्यू इन माई चैनल सो subscribe my channel and hit the bell icon and share with your friend. Don't forget to like and share with your friend. Thank you.